हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीपीएससी 4.0 सामाजिक अध्ययन को लेकर। ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो भी पॉइंट्स जिन भी बच्चों का हिस्ट्री और पॉलिटी है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो भी बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो मैंने एनसीईआरटी बेस्ड पर लिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, एरिथ्रियन को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? ठीक, तो देखिए एरिथ्रियन को यूनानी भाषा में लाल सागर कहते हैं। यानी यूनानी लोग जो हैं वो एरिथ्रियन जो शब्द है वो लाल सागर के लिए प्रयोग करते थे। आपको पता है कि यूरोप से जितने भी मार्ग एशिया की तरफ जाते थे और एशिया से यूरोप तक पहुंचने के लिए जो भी मार्ग थे उनमें स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था। ध्यान रखिएगा, हम जब भी प्राचीन काल में या जब भी हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या उससे पहले की या बाद की जब भी बात करते हैं तो उसमें हम मोस्टली चीज़ पढ़ते हैं कि समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और वो भी आपको पता है किस माध्यम से आते हैं, समुद्री यात्रा। क्योंकि जो टर्की के खलीफा के खिलाफ जो एक संधि होती है उसके बाद से जितने भी स्थल मार्ग होते थे वो पूरी तरीके से बंद हो गया। अब यूरोप के कंट्रीज जो है वो एक ऐसे मार्ग की खोज करने लगी जिससे वो एशिया से क्या हो सके, भारत की तरफ क्या हो सके, जुड़ सके, और उस तरीके से समुद्री मार्ग की खोज हुई। माने भारत के लिए समुद्री मार्ग। तो समुद्री मार्ग का जो प्रचार है या जो इसकी प्राचीनता है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि लोग जो है वो आपको जब आप पुर्तगाली या ईस्ट इंडिया कंपनी या डच, आप फ्रांसीसी जितने लोगों को भी पढ़ते हैं उसमें दिया है कि समुद्री मार्ग के जरिए ये अपना क्या करते थे, व्यापार करने भारत में आए, व्यापार लेकर फिर यहाँ से भारत भी गए, बहुत सी चीज़ों को वहाँ भारत में ले गए और भारत से कई चीज़ों को यूरोप में ले गए। तो समुद्री मार्ग का एक पुस्तक इससे बहुत ज़्यादा बहुत मानी जाती है, एरिथ्रियन ऑफ सी ऑफ। ये पुस्तक किसकी है? हालांकि इसका नाम तो नहीं मिलता है पर मोस्टली जगह पर एक दो पुस्तकों में एच.सी. श्रॉफ का नाम आता है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि एरिथ्रियन ऑफ सी ये पुस्तक किसकी है तो एच.सी. श्रॉफ की है। ध्यान रखिएगा। बाकी ये किसके लिए प्रयुक्त होता है तो लाल सागर के लिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, ओलिगार्की का समूह या समूह शासन किसे कहते हैं? तो जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है उसे हम ओलिगार्की कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओलिगार्की या समूह शासन का प्रयोग किस शब्द के लिए किया जाता है? शब्द का आशय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक सत्ता जहां पुरुषों के समूह के एक हाथ में होती थी उसके लिए ओलिगार्की समूह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है प्रश्न, राजगृह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए राजगृह का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का घर। अब मैं आपको बताती हूँ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब हम बहुत अच्छे से डीप में पढ़ते हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी को, तो उसमें हम देखते हैं कि 16 महाजनपद के बारे में दिया हुआ है। इन 16 महाजनपद में मगध का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मगध क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? तो मगध के इंपॉर्टेंट होने के, उसके उपयोग होने के बहुत से कारण थे। पहला चीज, ये हाथियों के लिए बहुत फेमस था, जंगल इसमें बहुत अच्छे थे, उपजाऊ जमीन होती थी, और ऐसे बहुत से खदानों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, यानी खनन के लिए भी। तो इस तरीके देखा जाए तो 16 महाजनपद में मगध जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। वहीं पर इन लोगों की जानकारी किसमें मिलती है तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसकी जानकारी मिलती है। अब मगध जो था, इसकी जो प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी तो ये पहाड़ियों से घिरी थी, इसीलिए इसको गिरिव्रज भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाया गया उदयन द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयन द्वारा इसे पाटलिपुत्र ले जाया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछे जाते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह, इसका पुराना नाम गिरिव्रज, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध की उपयोगिता क्या थी? उपजाऊ जमीन थी, हाथियों के लिए फेमस था, जंगल के लिए फेमस था, और इस तरीके के बहुत तमाम उपयोगिता के नियम उसमें भरे हुए थे। फिर इसकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र कौन ले गया था इसकी राजधानी? तो उदयन ले गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो ये 1845-46 में हुआ था। इसमें अंग्रेजों की क्या हुई थी? विजय हुई थी। सिख क्या हुए थे? पराजित हो गए थे। और इस तरीके से द्वितीय सिख युद्ध के पश्चात यानी 1849, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है,
पंजाब राज्य का विलय कर दिया गया था। माने सिख पूरी तरीके से पराजित हो गए थे और इस तरीके से ब्रिटिश प्रांत में इन्हें मिला दिया गया था। तो 2 आंग्ल सिख युद्ध ध्यान रखिएगा, पहला कब हुआ था 1845-46 में और दूसरा 1848-49 में हुआ था। 49 में ही इसको क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था। आपको पता है कि बहुत से जब हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं तो इन लोगों का नाम बहुत उल्लेखनीय हो जाता है और इस तरीके की युद्ध से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, द्वितीय 1848-49। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो डॉक्टर लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दास प्रथा से मुक्ति दी 1843 में। इन्हीं के समय में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के समय में रविवार की छुट्टी का भी आरंभ 1843 में हुआ था। और ये जो थे वो दास प्रथा का क्या किया, इन्होंने उन्मूलन किया। आपको पता है ये 1842-44 यानी 19वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में दासों की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या थी, दयनीय थी। अफ्रीका तक उन्हें ले जाया जाता था, फिर खूब काम करवाया जाता था और वे वापस भी अपने देश को कभी लौट नहीं आ पाते थे। इससे प्रेरित होकर और इनकी कंडीशंस को जानते हुए, देखते हुए बहुत ज़्यादा प्रेरणावादी आगे चलकर बनते हैं और एलन बरो द्वारा 1843 में इस बात का क्या किया जाता है, पूरी तरीके से मुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी TRE 3.0 में ये प्रश्न आया था कि किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो एलन बरो द्वारा समाप्त किया गया था। आगे क्वेश्चन, उड़ीसा गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1948 में, उड़ीसा हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट। आपको पता है कि अभी भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 25 उच्च न्यायालय में कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो अपने राज्य के अतिरिक्त उनको अधिकार क्षेत्र 2 से 3 राज्यों के दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है गुवाहाटी आता है। गुवाहाटी में नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का जो है वो क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र आता है गुवाहाटी के अंदर। वहीं उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है? 1948 में होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1960 में राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये तीनों हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में होती है। ये लॉर्ड कैनिंग के समय में होती है। इन्हीं के समय में इन तीन ही जगह पर हाई कोर्ट के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ की भी स्थापना होती है। वहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इसका पहले जो न्यायालय था, इसका जो मूल पीठखंड जो था वो आगरा में था, फिर इसे 1866 में स्थानांतरित करके इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाई कोर्ट से माने न्यायालय से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। वहीं रिंग फेंस पॉलिसी जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा प्रारंभ की गई थी और व्यक्तिगत नीति वेलेजली द्वारा, सहायक नीति वेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलेजली द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया गया था और इसमें आपको पता है कि कुछ सहायक संधि को स्वीकार करने वाले, अब जैसे वेलेजली द्वारा सहायक संधि की स्थापना की गई थी, तो सहायक संधि के द्वारा ये चीज़ें तय की गई थी कि इन राज्यों में अब खुद व्यक्तिगत सेना नहीं रखी जाएगी, कंपनी इनका क्या करेगी, इनकी रक्षा करेगी और कंपनी के द्वारा नियुक्त जो अधिकारी होंगे उनका खर्चा क्या करेगा, ये जो जिला जिस राज्य में, इन राज्यों के जो राजा होते थे, नवाब होते थे, उनको इनकी क्या करनी पड़ती थी, खर्चा देना पड़ता था। किसी भी तरीके का देश विदेश में जाकर या किसी दूसरे राज्यों से ये संधि नहीं कर सकते थे। इस तरीके से सहायक संधि स्वीकार सबसे पहले जो है वो हैदराबाद के निजामों ने स्वीकार की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे मैसूर राज्य ने, और मैसूर में भी 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है तीसरे मैसूर युद्ध में और चौथे मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के समय ही लॉर्ड वेलेजली होते हैं गवर्नर जनरल, और लॉर्ड वेलेजली जो होते हैं वो मैसूर का क्या कर लेते हैं, मैसूर का विलय कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके द्वारा फिर इसके बाद से तंजौर, इस तरीके से बहुत ही जितने भी महत्वपूर्ण जिले थे, जितने भी महत्वपूर्ण राज्य थे, वो इन्होंने क्या कर लिए, धीरे धीरे क्या कर लिए, अपने अंडर करते चले गए, सहायक संधि को स्वीकार करते चले गए ये धीरे धीरे करके राजा। लेकिन सिंधिया
इंदौर के होलकर के सिंधिया जो थे, होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तरीके से भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। लॉर्ड विलियम बेंटिक या गवर्नर जनरल या वायसराय से प्रश्न पूछे जैसे भारत का प्रथम वायसराय 1858 के बाद कैनिंग बनते हैं और यही जो होते हैं इस घोषणा पत्र को पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद में ही इस घोषणा पत्र को पढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसके तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा। इस तरीके से वारेन हेस्टिंग, क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कैनिंग और आपको पता है सी राजगोपालाचारी, ये सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप मतलब एक क्वेश्चन पढ़ाने का मतलब ही यही होता है कि आप इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप एक जगह नोट कर लीजिए और उनका रिवीजन कर लीजिए। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये सारे पॉइंट जो हैं वो सारे आपके NCERT बेस्ड हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यदि चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।